Hello everyone, welcome to our channel In The Changes. Today we are going to start a new topic that is nervous system या इसी को हम एक और नाम से बोल सकते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं। सिंपल चीज़ें देखेंगे, नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, नर्वस सिस्टम में किस टाइप के सेल्स होते हैं यानी हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, फिर नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं, हमारा ब्रेन में क्या क्या पार्ट आता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर फाइनली हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स कैसे हमारे बॉडी के बाकी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नॉर्मली हम इसको नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझना चाहें तो क्या होता है, हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस आपस में रेगुलेटेड होते हैं, चीज़ें आपस में रेगुलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्गन इंडिविजुअली फंक्शन कर रहा हो। एक बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। कोई भी अगर हमारे सामने इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो अचानक से हमारे सामने कोई शॉक वाला सिचुएशन आता है, ऐसे कंडीशन में हमारे साथ होता क्या है, नॉर्मली हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं, कहीं से रनिंग वगैरह करके आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। या कोई अचानक से इमरजेंसी कंडीशन आती है तो हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, हमारे आई में जो प्यूपिल्स प्रेजेंट है वो डायलेट हो जाते हैं। ऐसे सभी फंक्शंस हमारे आपस में रेगुलेटेड होते हैं, हमारे सभी ऑर्गन्स के फंक्शन यानी हमारा किडनी, लिवर सभी कुछ आपस में रेगुलेटेड होता है। इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर का हमने एक दूसरे तरह का नाम दिया है क्या, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली अगर हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला क्या, एक तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, सेकेंड आपने नाम सुना होगा एंडोक्राइन सिस्टम। यानी इस चैप्टर का दो नाम रख सकते हैं हम लोग, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके जस्ट बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। फिलहाल एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में। तो अगर पहले 10th क्लास में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो नर्वस सिस्टम में हमारा क्या इन्वॉल्व रहता है, हमारे नर्व सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं या नहीं हमारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि जहाँ पे जिन ग्लैंड्स में डक्ट्स एब्सेंट होते हैं। ये तो हो गया पहला चीज़ डिफरेंस, नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स आ गए। फिर नर्वस सिस्टम में जो भी सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो सिग्नल किस फॉर्म में जाता है। नर्वस सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल लेके तो हमारा नर्व सेल जाता है, लेकिन वो सिग्नल किस फॉर्म में जाता है, वो सिग्नल जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। यानी एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहाँ पे चार्ज डिफरेंस होता है, वो सभी चीज़ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी डिफरेंस क्या पता चला, हमारा नर्वस सिस्टम में हमारा जो इम्पल्स ट्रांसफर होगा या इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होने वाला है। और केमिकल सिग्नल कहाँ इन्वॉल्व होगा, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में होगा। केमिकल सिग्नल किस फॉर्म में होता है, नाम पता होगा हार्मोन्स। बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। थायरॉक्सिन, GnRH, FSH सभी क्या है, हार्मोन्स के नाम है। सभी सेपरेट ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो ये हमारा था पहला डिफरेंस। फिर न्यूरल सिस्टम में कौन लेके जाता है इम्पल्स, नर्व सेल। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन लेके जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम से यानी हार्मोन्स तो लेके जाते हैं, यानी केमिकल्स तो सिग्नल लेके जाते हैं, वो सिग्नल लेकिन एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं हमारे ब्लड या लिम्फ के थ्रू। यानी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड या लिम्फ के थ्रू। ब्लड पे मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो डाल रखा है, ब्लड का कंपोजिशन उसमें हमने पढ़ा था। तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, हमारे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है। उसी के साथ मैंने वहाँ पे भी बताया कि वहाँ पे हमारे ब्लड में प्रेजेंट क्या होता है, हमारा हार्मोन्स भी प्रेजेंट होता है। ये तो चीज़ हो गया कि हमारा केमिकल्स यानी हार्मोन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं हमारे ब्लड या लिम्फ के थ्रू। लिम्फ क्या होता है हमारा, लिम्फ को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, यानी लिम्फ कुछ है नहीं, लिम्फ हमारे ब्लड वेसल से निकला हुआ एक फ्लूइड है जो कि कहाँ पे अरेंज हुआ है, हमारा ब्लड वेसल जब किसी सेल के आसपास से जा रहा है यानी ब्लड कैपिलरीज किसी सेल के अराउंड ट्रांसफर हो रही है तो ब्लड से हमें क्या करना है, सेल में न्यूट्रिएंट्स या गैसेस का एक्सचेंज कराना है। वो गैसेस का एक्सचेंज डायरेक्टली नहीं होता है, वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ब्लड से ब्लड का प्लाज्मा बाहर की तरफ आ जाता है, उस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है। ये चीज़ें हमारे यानी कैसे ट्रांसफर होती है, ब्लड से जो प्लाज्मा हमारा बाहर आए उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और यही टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाने लगेगा तब इसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ। यानी अल्टीमेटली हमारा हार्मोन्स कहाँ से जाता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारा
ब्लड वाला वीडियो भी देख सकते हैं। एक टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यू, उसका पहला वीडियो मैंने डाला हुआ है वहाँ पे ब्लड से रिलेटेड, उसमें मैंने ये सभी चीज़ें समझाई हैं। लास्ट क्या है, न्यूरल इंपल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो ये इंपल्स क्या आता है, काफ़ी फास्ट होता है। केमिकल इंपल्स यानी एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे कि जो इंपल्स ट्रांसफर होगा वो काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि वो केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में जा रहा है। एक चीज़ हमें यहाँ से समझना ज़रूरी है कि अगर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है हमारे पास ऑलरेडी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम का भी वही काम है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। लेकिन क्या ज़रूरत थी एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हमारे पास ऑलरेडी नर्व सिस्टम प्रेजेंट था? काम तो दोनों का सेम है। नर्वस सिस्टम भी हमारा क्या करा रहा है, सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करा रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारा सिग्नल का ट्रांसमिशन करा रहा है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी? तो याद रखना कि नर्वस सिस्टम में नर्व सेल हर एक इंडिविजुअल सेल्स के पास नहीं जाते हैं। नर्व सेल किसी ऑर्गन तक गए, ऑर्गन से किसी हर एक इंडिविजुअल सेल्स के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे हर एक पर्टिकुलर सेल्स को रेगुलेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? एंडोक्राइन सिस्टम। यानी एंडोक्राइन सिस्टम कराता क्या है, हमारे ब्लड या लिम्फ के थ्रू क्या लेके जाता है, हार्मोन्स। अब वो हार्मोन्स क्या होता है, आपस में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सभी सेल्स तक। यानी नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से तो कनेक्टेड है लेकिन हर वो पर्टिकुलर सेल तक नहीं पहुँच रहा है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये ब्लड के थ्रू हर पर्टिकुलर सेल तक जाके हमारे हार्मोन्स को रिलीज करा रहा है, वहाँ पे उन फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। यानी ओवरऑल हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन रेगुलेट करता है? हमारे बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मिलके। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंडोक्राइन वाइल एंडोक्राइन रेगुलेट्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। दोनों आपस में मिलकर हमारा क्या कराते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले फंक्शन कराते हैं। ये बेसिक हमने देख लिया। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ने क्या वाले हैं, डिफरेंस भी समझ लिया, एंडोक्राइन सिस्टम से क्या चीज़ें रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब हम स्टार्ट करने वाले अपना मेन टॉपिक यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, क्या क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो हमारे बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, जो चीज़ें हमारे बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस सेंट्रल एक्सिस से निकलने वाले नर्व्स को हम क्या बोलने लगेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो बीच में प्रेजेंट है उसे क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट है, यानी हमारे स्कल के एकदम अपर पोर्शन क्रेनियम में प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम से पहले, वर्टिब्रल कॉलम के बाद में। तो आंसर ये हमारा गलत होगा। स्पाइनल कॉर्ड हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में। यानी वर्टिब्रल कॉलम्स टोटल 26 वर्टिब्रा प्रेजेंट है। ये वर्टिब्रल कॉलम कैसे हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक अरेंज्ड है। ऐसे 26 वर्टिब्रल कॉलम्स में 26 वर्टिब्रा प्रेजेंट है। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है, वर्टिब्रा, इंडिविजुअल वर्टिब्री आपस में हॉलो हैं, यानी एक के नीचे एक अरेंज्ड है। इनके थ्रू हमारा क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले सभी नर्व्स को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो चीज़ें हमारे आएंगी। यानी ब्रेन से जो निकलने वाले नर्व्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले सभी नर्व्स को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पाइनल नर्व्स। और यही नर्व्स आगे क्या चल के क्या करेंगे, हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि क्रेनियल नर्व्स हमारे बॉडी में कितने होते हैं और स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी में कितने होते हैं। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, आगे भी बताऊँगा इस चीज़ डिटेल में। क्रेनियल नर्व्स हमारे बॉडी में होते हैं 12 पेयर्स, यानी टोटल कितने होते हैं, 24 क्रेनियल नर्व्स होते हैं या 12 पेयर होते हैं। स्पाइनल नर्व हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 31 पेयर्स या 62। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि बॉडी में क्रेनियल नर्व्स कितने प्रेजेंट है और बॉडी में स्पाइनल नर्व्स कितने प्रेजेंट है। यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे कनेक्टेड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो हमारे ब्रेन को पूरे बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। अब हमारे साथ यहाँ पे हो क्या रहा होगा, हमें एक ऐसा नर्व भी चाहिए जो कि सिग्नल को हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक भेजे, एक ऐसा नर्व भी चाहिए जो हमारे ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल वापस लेके आए। दो चीज़ें हमें क्या क्या चाहिए, एक ऐसा नर्व चाहिए हमें जो ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाए, एक ऐसा नर्व भी हमें चाहिए जो ब्रेन से ऑर्गन्स तक वापस से सिग्नल को प्रोसेस करके पहुंचाए। वो नर्व जो कि सिग्नल को ऑर्गन से या किसी बॉडी के पर्टिकुलर एरिया से कहाँ ले जाएंगे, हमारे ब्रेन तक ले जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेंसरी या एफरेंट।
सेंसरी या एफरेंट, एफरेंट यानी जो ऑर्गन से लेके जा रहा होगा पीएनएस तक, जैसे हमने किडनी में देखा था एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल यानी जो किडनी तक यानी हमारे नेफ्रॉन्स तक ब्लड लेके आ रहा होगा, इफरेंट जो नेफ्रॉन से ब्लड वापस लेके जा रहा होगा। सिमिलरली एफरेंट नर्व जो पीएनएस तक लेके जा रहा होगा, अल्टीमेटली हमें पहुंचाना कहाँ सीएनएस तक। तो सेंसरी या एफरेंट जो हमारे सेंस ऑर्गन से कहाँ लेके जा रहा होगा हमारे पीएनएस तक। मोटर या इफरेंट जो पीएनएस से वापस कहाँ लेके जा रहा होगा हमारे सभी ऑर्गन के पास, इन्हें क्या बोलेंगे पीएनएस। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं टुवर्ड्स सीएनएस, इसे क्या बोल सकते हैं अवे फ्रॉम सीएनएस। या ऐसे बोल सकते हैं रिसेप्टर्स टू सीएनएस, यानी सेंसरी ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट क्या है हमारा रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स से कहाँ लेके जा रहा है हमारा सीएनएस तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। सेकंड हम देख रहे हैं मोटर या इफरेंट, ये कहाँ लेके जा रहा है हमारा सीएनएस से मसल्स और ग्लैंड्स तक, मसल्स और ग्लैंड्स। मोटर नर्व की यहाँ लेके जा रहा है सिग्नल को, ब्रेन के पास एक बार हमने सिग्नल पहुँचाया, ब्रेन ने क्या किया उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, वापस से उस इन्फॉर्मेशन को पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करना है, यानी मोटर नर्व क्या करा रहा है हमारे सीएनएस से कहाँ लेके जा रहा है मसल और ग्लैंड्स तक लेके जा रहा है। फाइनल हम देख रहे हैं क्या इस मोटर या इफरेंट नर्व्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी हमारे मसल या ग्लैंड्स तक जो सिग्नल जा रहा है उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट क्या है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इस चार्ट को अच्छे से समझिए, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। स्टार्ट क्या किया था हमने सीएनएस, पीएनएस पे एक पहुंचाने वाला, एक क्या है पीएनएस से वापस लेके निकलने वाला, यानी एफरेंट एंड इफरेंट। अब पीएनएस से जो इन्फॉर्मेशन लेके निकल रहा है वो नर्व दो तरह के हो सकते हैं, यानी मोटर नर्व दो तरह के हो सकते हैं, एक क्या हो गया सोमैटिक, नेक्स्ट क्या है ऑटोनॉमस। सोमैटिक में वो चीज़ें आएंगी जिन्हें हम बॉडी में वॉलंटियरली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारे स्केलेटल मसल, हमारे जो भी मूवमेंट वगैरह हो रही है सभी मूवमेंट किसकी वजह से हो पा रही है हमारे स्केलेटल मसल की वजह से। अब स्केलेटल मसल को यानी हमारा कौन रेगुलेट करता है, मोटर नर्व ही रेगुलेट करता है, लेकिन मोटर नर्व में वो किस टाइप का नर्व रेगुलेट करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी ये हमारे किसको रेगुलेट कर रहा है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, यानी स्केलेटल मसल को। ऑटोनॉमस किसे रेगुलेट करता है, ऑटोनॉमस हमारा रेगुलेट करेगा इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को, यानी हमारे स्मूथ मसल्स। हमने बॉडी में देखा तीन तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जिन्हें हम वॉलंटरी अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड क्या है ऑटोनॉमस, यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को जो कंट्रोल करेगा, यानी ऐसे मसल जिनको हम नॉर्मली अपने मन से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जितने भी मसल्स हैं, हमारे स्टमक में मसल्स है, फेलोपियन ट्यूब वगैरह में या यूट्रस में, इन सभी मसल्स को क्या कर सकते हैं हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, अपने मन से हम उसमें कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं करा सकते हैं। ऐसी चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी यहाँ पे किस टाइप के मूवमेंट्स को हम देख सकते हैं इनवॉलंटरी। क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे हमारा स्मूथ मसल आ जाएगा, कार्डियक मसल आ जाएगा, यानी हमारे हार्ट के मसल्स आ जाएंगे, और लास्टली हमारे ग्लैंड्स को भी कौन रेगुलेट करता है ऑटोनॉमस। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा स्मूथ मसल आ जाएगा, हमारा कार्डियक मसल आ जाएगा, और हमारे सभी ग्लैंड्स के भी फंक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा ऑटोनॉमस। अब फाइनल डिवीजन हम देख रहे हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को भी हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, यानी इसको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। पहला क्या सिंपैथेटिक एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमस यानी ऐसी चीज़ें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसमें भी दो चीज़ें आ गई, क्या क्या सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक बेसिक डिफरेंस मैं पहले लिख देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कब काम करता है, हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, नॉन इमरजेंसी। ये समझते हैं इमरजेंसी सिचुएशन और नॉन इमरजेंसी सिचुएशन क्या है। इमरजेंसी सिचुएशन अचानक से कोई हमारे सामने कुछ आ जाए, अचानक से किसी ने कोई भी डेंजर वाला सिचुएशन आ जाए, ऐसे कंडीशन में हमारा होता क्या है, अचानक से हमारा ब्लड वेसल्स यानी हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं ताकि ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो पाए, हमारा ट्रेकिया ब्रोंकाई ये सही चीज़ें डायलेट हो जाती हैं
ताकि हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो, यानी ओवरऑल हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है और हमारा ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ताकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जल्दी जल्दी हार्ट फंक्शन करना स्टार्ट कर सके। हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। ऐसे सभी चीज़ें कब होती है? जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है या कोई अचानक से कोई शॉक लगने वाला सिचुएशन होता है। ऐसे कंडीशन में कौन काम करता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी वापस से जब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा, ये इमरजेंसी सिचुएशन हटेगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा, तो हमें चीज़ों को वापस से डाउन करनी, यानी हमें ब्रीदिंग रेट वापस से नॉर्मल करना है, हार्ट बीट वापस से नॉर्मल करना है, अपने प्यूपिल्स को वापस से अपने पोजीशन पे लाना है। हमारा जो ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लंग्स, ये सभी चीज़ें डायलेट हुई थी, इन्हें वापस अपने पोजीशन पे लाना है। ब्लड वेसल्स जो डायलेट हुए थे ताकि ब्लड फ्लो बढ़ सके, उन चीज़ों को वापस से रेगुलेट करके अपने पोजीशन पे लाना है। तो सिंपैथेटिक में जो चीज़ें इंक्रीज हुई थी, पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे क्या हो रहा है? हमारा वापस से वो चीज़ें डिक्रीज हो रही है। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में चीज़ों को इंक्रीज किया गया, पैरासिम्पैथेटिक क्या करा रहा है? चीज़ों को डिक्रीज करा रहा है, यानी नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक क्या कराता है? एनर्जी कंज्यूम करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करा रहा है? हमारा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। पैरासिम्पैथेटिक एनर्जी कंजर्व करा रहा है। ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस किसमें? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओवरऑल हमने क्या देख लिया? यहाँ पे ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व हमारे 12 पेयर हैं, स्पाइनल नर्व्स कितने हैं? हमारे 31 पेयर। ये चीज़ें आ गई हमारे पीएनएस हैं। पीएनएस को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन तक जाएगा, मोटर जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके आएगा? सभी ऑर्गन्स तक पहुँचाएगा। फिर मोटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस। सोमैटिक जिन्हें हम अपने वॉलंटरी कंट्रोल से कर सकते हैं, जैसे हमारे स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमस में क्या आ जाएगा? जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, विसरल मसल्स हमारे, यानी स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स। फिर लास्टली हमने क्या कर दिया? ऑटोनॉमस को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। क्या क्या? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में चीज़ें क्या होंगी? जब हमारा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करना, हमें अपना ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करना, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज करना है, ऐसे कंडीशन में कौन काम करेगा? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लास्टली क्या है? पैरासिम्पैथेटिक उन चीज़ों को वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा। तो ये हमने क्या देख लिया? सिंपैथेटिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक एनर्जी को कंजर्व कराने में हेल्प करा रहा है। अब आगे हम देखते हैं ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो अब आगे देखते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी तो मैंने एक चार्ट समझाया जिसमें सीएनएस, पीएनएस सभी कुछ मेंशन किया था। अब स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हुई हैं? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है। ब्रेन हमारा कहाँ सिचुएटेड है? ब्रेन हमारा सिचुएटेड है कहाँ पे? हमारे स्कल के अंदर, यानी एकदम अपर पोर्शन में, क्रेनियम के अराउंड। सेकंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड हमारा प्रेजेंट है इंटरवर्टिब्रल, दो वर्टिब्रा के बीच में, यानी टोटल हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच से पास होता हुआ जा रहा है। हमारे हॉलो जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उनके थ्रू से पास होता हुआ जा रहा है कहाँ पे? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। देखते क्या है आगे। ये हमारा जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? इनका फॉर्मेशन होता है हमारा न्यूरल ट्यूब के थ्रू, यानी एम्ब्रियोनल स्टेज में जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, ये सब चीज़ें बनती हैं, तो हमारा एक न्यूरल ट्यूब अपीयर होता है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। एक न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स बोले, हम बोल सकते हैं वर्टिब्रेट्स को हटाते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉर्डेट्स से प्रेजेंट होता है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो हमने दो पार्ट में पढ़ा एनिमल किंगडम। पहले तो हम सभी नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, एनलीडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारी चीज़ें। फिर जब हम कॉर्डेट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब वहाँ पे कॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जैसे उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है जो कि आगे चल के किस में चेंज हो जाता है? लंग्स में चेंज हो जाता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है जो कि टेल काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। एक और चीज़ क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरल ट्यूब, या जिसे हम बोलते हैं नर्व ट्यूब। तो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, किसके थ्रू होता है? हमारे न्यूरल ट्यूब के थ्रू होता है। और ये किस लेयर का बना होता है? जाइगोट में 3 लेयर होते हैं। जब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर, जाइगोट में 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं, मेसोडर्म उसके बीच वाले लेयर को। सबसे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? हमारा एंडोडर्म। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का ओरिजिन हमारा एक्टोडर्मल लेयर से बना होता है। तो इसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है, इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन कुछ जो इस साइड मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, डायग्राम के राइट साइड में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये मैंने एक नर्व ट्यूब ड्रॉ किया है, जैसे मैंने बताया कि ये किससे डेवलप होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड? हमारे न्यूरल ट्यूब से। तो जब
अभी हमारा ब्रेन डेवलप्ड हुआ नहीं है, ये ब्रेन का कौन सा स्टेज दिखा रहा है, एक बहुत ही अनडेवलप्ड स्टेज दिखा रहा है, यानी अर्ली स्टेज दिखा रहा है, एम्ब्रियोनल स्टेज में। सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है, उस न्यूरल ट्यूब में कुछ कंपार्टमेंट की तरह फॉर्मेशन हो रहा है, वो कंपार्टमेंट आगे चल के ब्रेन के अलग अलग पोर्शन में फॉर्म हो जाएंगे। जैसे हमें पता है ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस होता है हमारा, और क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसे हम बोलते हैं, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं आगे चल के जब ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तब ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कि इस न्यूरल ट्यूब का कौन सा पार्ट आगे चल के ब्रेन का कौन सा पार्ट का फॉर्मेशन कराने वाला है। तो इसे हम कुछ इस तरह से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो इस ब्लू कलर से लिखा है इसमें सभी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखा है वो नाम है डायनसेफ्लॉन, तो डायनसेफ्लॉन को याद रखना है। उसके अलावा मैं चीज़ें बस मेंशन कर रहा हूँ जो कि एक अनडेवलप्ड ब्रेन या अनडेवलप्ड नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, यानी न्यूरल ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं। सबसे अपर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सबसे यानी एंटीरियर वाला पोर्शन, ये एंटीरियर साइड है हमारा, ये क्या है हमारा पोस्टीरियर साइड। ये पार्ट हमारा आगे चल के क्या बनाने वाला है, ब्रेन बनाने वाला है। इसके बाद जो भी प्रेजेंट होगी वो क्या बनाने वाला है, स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाला है। तो सबसे पहला कंपार्टमेंट हम देख रहे हैं जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, टीलेंसेफ्लॉन। फिर क्या है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसे याद रखना है, डायनसेफ्लॉन। उसके अलावा जो भी चीज़ें वो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, क्या क्या, मीजेंसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन। माइलेंसेफ्लॉन कुछ दिनों में मैं जब अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वहाँ पे माइलिन शीथ का नाम आएगा। जैसे हम जानते हैं हमारे ब्रेन में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है वाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर। तो माइलिन शीथ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आगे देखेंगे क्या होता है माइलिन शीथ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर ब्रेन का। तो क्या क्या नाम देखा हमने, टीलेंसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन। काम की चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या है, डायनसेफ्लॉन। अब ब्रेन में आप पहले से जानते होंगे कि ब्रेन को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बन रहा है कि फोर ब्रेन का पार्ट कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है, मिड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। तो हमने देखा क्या, टीलेंसेफ्लॉन आगे चल के हमारा जब ब्रेन डेवलप हो जाएगा क्या बना देगा, सेरेब्रम बना देगा। डायनसेफ्लॉन क्या बना देगा, ये हमारा थैलेमस, थैलेमस के ऊपर क्या है, एपिथैलेमस, थैलेमस के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। एंड डायनसेफ्लॉन हमारा क्या बना देगा, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये सभी चीज़ें हैं, यानी टीलेंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन, या हम बोल सकते हैं सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, इसे हमारा फोर ब्रेन। तो एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं। फोर ब्रेन में हमारा आता है सेरेब्रम, उसके अलावा डायनसेफ्लॉन के 3 कंपार्टमेंट क्या क्या, हाइपोथैलेमस सबसे नीचे, थैलेमस, देन सबसे ऊपर क्या है, एपिथैलेमस। फिर मीजेंसेफ्लॉन यानी हमारा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, लास्ट हमारा क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में चीज़ें क्या क्या इंक्लूडेड होती हैं, हाइंड ब्रेन में हमारा आ जाता है पॉन्स, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमारा सेरेबेलम जो कि बैलेंस को, बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करता है। ये सभी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, हमारे हाइंड ब्रेन में। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ आपने नोट्स में मेंशन करें क्या, कि फोर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और हाइंड ब्रेन में। फिर इन चीज़ों का फंक्शन को भी समझते हैं। सेरेब्रम क्या कराता है, हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन यानी स्मेल, टच, पेन, टेस्ट, इन सभी चीज़ों को प्रोसेस कौन कराता है, सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करके रखा रहता है, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर हमारा कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी का हमारे ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, मिड ब्रेन वाला होता है। सबसे लार्जेस्ट पोर्शन, जब अगर कभी ब्रेन का डायग्राम देखा होगा तो लार्जेस्ट पोर्शन जो ऐसे कॉन्वॉल्यूटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। सेरेब्रम लार्जेस्ट पोर्शन है, मिड ब्रेन क्या है हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है। उसके अलावा पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सभी कहाँ जाएंगे, हमारे हाइंड ब्रेन में। पॉन्स का फंक्शन क्या है, हमारे ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है, हमारे ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है। कैसे, हमारे इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देता है, यानी सांस लेने में जो टाइम लग रही है उस टाइम ड्यूरेशन को डिक्रीज कर दिया तो ओवरऑल ब्रीदिंग रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है। वो कौन कराता है, पॉन्स। सेरेबेलम हमारा बॉडी बैलेंस यानी हमारे ईयर के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। लास्ट क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ब्रीदिंग रेट को भी कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में वॉमिटिंग सेंटर इसको रेगुलेट करता है। स्नीजिंग, कफिंग, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन टाइप की चीज़ें हो रही हैं उन सभी को कौन रेगुलेट करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा ये तो मैंने समझाया इस न्यूरल ट्यूब के वॉल को, यानी न्यूरल ट्यूब के बाउंड्री को क्या बोलते हैं। अब न्यूरल ट्यूब के कैविटीज़ भी तो प्रेजेंट है, इन कैविटीज़ को क्या बोलते हैं ये देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली हमसे कोई पूछे वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, हम बोलेंगे हमारे हार्ट के जो लार्ज चेंबर, जो नीचे की तरफ दोनों लार्ज चेंबर है उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल। लेकिन उसके अलावा भी वेंट्रिकल कहीं प्रेजेंट होता है, जैसे हम ये देख सकते हैं। इन दोनों कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल वेंट्रिकल या फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। फिर इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, डायनसेफ्लॉन के अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोल रहे हैं,
इसे बोलेंगे हम थर्ड वेंट्रिकल। फिर इस कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ वेंट्रिकल। ये चीज़ें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो यूजुअल सी चीज़ें हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑप्शन में हार्ट नहीं है तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हमारे ब्रेन में भी वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, यानी ये जो हॉलो चेम्बर है इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकल। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एक्सेप्ट मिड ब्रेन, सेरेबेलम एंड पॉन्स, कंप्लीट ब्रेन इज हॉलो। इन तीनों चीज़ के अलावा, यानी हमारा मिड ब्रेन वाला पोर्शन, सेरेबेलम वाला पोर्शन एंड पॉन्स वाला पोर्शन, इनको छोड़ के पूरा का पूरा ब्रेन कैसे है, हॉलो है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF कराता क्या है इन हॉलो चेम्बर के अंदर, CSF एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम कराता है, बुआयंसी प्रोवाइड करता है। पता होगा कि हमारे ब्रेन का नॉर्मली मेल्स में वेट कितना होता है, 1400 ग्राम्स, मेल्स में 1400 ग्राम्स क्या होता है हमारा ब्रेन का वेट होता है, फीमेल में यही चीज़ कितनी होती है, 1250 ग्राम्स। लेकिन CSF प्रेजेंट होने की वजह से जो इसको बुआयंसी प्रोवाइड करता है, हमें ये वेट 180 ग्राम ही फील होता है, यानी एक्चुअली में ब्रेन का वेट कितना है, 1400 ग्राम्स है, 1 kg 400 ग्राम्स है, लेकिन एक्चुअल है ये हमें ये कितना फील होता है, बुआयंसी प्रोवाइड करता है कौन, CSF, जिस वजह से हमें कितना फील होता है, 180 ग्राम्स। तो ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। लास्ट यहाँ पे मैंने ब्रेन से रिलेटेड एक चीज़ लिखा है कि मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन ये वाला पोर्शन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कंबाइन करके, लेकिन हाइंड ब्रेन से क्या हमने रिमूव कर दिया, हाइंड ब्रेन से हमने सेरेब्रम को हटा दिया, यानी मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीनों चीज़ें ब्रेन के डेवलपमेंट के बाद एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इन तीनों चीज़ों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। तो ये चीज़ याद रखना है, ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मिड ब्रेन, पूरा मिड ब्रेन वाला रीजन, उसके अलावा हाइंड ब्रेन से क्या क्या चीज़ें आती हैं, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली इसकी लेंथ क्या होती है, 45 सेंटीमीटर। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ तक होता है, स्पाइनल कॉर्ड पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म हो रहा है, जैसे ही हमारा ब्रेन एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट क्या हो जा रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारा स्टार्ट हुआ हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ये कहाँ तक रहेगा, ये हमारा L1 वर्टिब्रा तक रहेगा। आपको अगर वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला याद हो तो कैसा कुछ होता है, C7, T12, L5, S1, CO1, ऐसा कुछ वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला होता है। टोटल 26 बोन्स होते हैं जो कि हॉलो होते हैं। किसके लिए वो हॉलो होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पोजीशन के लिए। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक प्रेजेंट रहता है, L5, यानी लंबर हमारा 5 वर्टिब्रा होता है, 5 लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट है, उसके फर्स्ट लंबर तक हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेडुला ऑब्लोंगेटा तक, मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, प्रेजेंट कहाँ तक रहेगा हमारा, लंबर वर्टिब्रा तक। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फिर स्पाइनल कॉर्ड का सबसे एंड वाला पोर्शन, यानी सबसे पोस्टीरियर वाला पोर्शन कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड आगे चल के कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, इसके थ्रू स्पाइनल नर्व्स निकले होंगे, जिसे हम बोलते हैं काउडा इक्विना, यानी स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर सबसे एंड वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, काउडा इक्विना, या इसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल। इक्विना नाम से ही क्या रिलेटेड है, हॉर्स टेल। इक्विना किसको बोलते हैं हम लोग, या इक्वस किसे बोलते हैं, इक्वस। हॉर्स का क्या नाम है, जोलॉजिकल नेम क्या है, इक्वस। फिर स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, ये चीज़ें बस जल्दी बताते रहो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन क्या था हमारा, L1 वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है, और क्या, काउडा इक्विना। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, ये एक तरह से ब्रिज की तरह काम कर रहा है, हमारे पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमारे ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। सेकंड क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है या जो भी विड्रॉल इफेक्ट होते हैं, जैसे आपने कभी NCERT में 10th क्लास में पढ़ा होगा, नी जर्क या एल्बो मूवमेंट, ये सारी चीज़ें अचानक से जब हमें झटका लगता है, वो मूवमेंट या रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसे कौन रेगुलेट करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आज हमने अपने वीडियो में क्या देख लिया, हमने वीडियो में स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर पढ़ा एक चार्ट को पढ़ा, सीनेस और पीनेस देखा, फिर लास्ट में हमने क्या देख लिया, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा पढ़ लिया, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे नर्व सेल, यानी न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।